नमस्ते बच्चों, मैं न्यू बाल विद्या मंदिर गरल से हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर आया हूँ। और पिछले वीडियो में हमने हिंदी में सामान्य जानकारी और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वह जानकारी पढ़ी थी। अब इसी वीडियो में स्वर के बारे में जो भी जानकारी है, स्वर कितने होते हैं, स्वर उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण के अनुसार कितने होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण, तो हिंदी क्या है, भाषा है, और विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे को समझा सकते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप बताए थे, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोल के समझाई जाती है वो मौखिक भाषा होती है, और लिखित भाषा जो लिख कर समझाई जाती है वो लिखित भाषा होती है। और एक सांकेतिक भाषा होती है जो इशारों के माध्यम से समझाते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा, वो भी भाषा होती है। अब देखो, यदि बोल रहा हूं मैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और न ही कुछ समझ में आ रहा है, तो वो भाषा नहीं होगी। भाषा तब होगी जिससे कुछ समझ में आना चाहिए और जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब ही भाषा होगी। तो ध्यान रखना, भाषा दो प्रकार की, मौखिक और लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा भी होती है, मतलब संकेतों के माध्यम से अपन समझा सकते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा भी होती है। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन अलग अलग बताए थे। 11 स्वर होते हैं, मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं, कुल 39 व्यंजन और कुल वर्ण 52, और 52 वर्णों को अलग अलग लिख के पिछले वीडियो में बताया था। तो अब इसमें मैं 52 वर्ण कौन से दोबारा बता रहा हूं एक बार। तो देखो, 11 स्वर है, स्वर 11 है। 2 अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन कौन सा है, अयोगवाह वर्ण, अंग और अह, ये अयोगवाह है। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। और मुख्य व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। ये मुख्य व्यंजन 33 है, क से लेके ह तक। और ये संयुक्त व्यंजन कौन से है, अक्षर, ग और स्वर। और ये अगत व्यंजन ड और ढ बताया था। और 33, 4 और 10, ये 39 कुल व्यंजन हो गए। 39 और 11 50 और 2 ये 52 वर्ण हो गए कुल। तो अब हम स्वर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और भी पढ़ेंगे। तो देखो, स्वर उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, पहले देख लो। वर्ण के बारे में बता रहा हूं। वर्ण होती है वो सबसे छोटी इकाई जिसका अपन टुकड़ा नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। जिसके मतलब ऊपर हलंत लिखा जाता है, तो वह सबसे छोटा रूप होता है। अब स्वर किसे कहते हैं, स्वर जिसको बोलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिसको स्वरों की माध्यम से बोला जाता है, वो व्यंजन कहलाता है। मतलब व्यंजन को बोलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो व्यंजन कहलाता है। तो किसके माध्यम से बोलते हैं व्यंजन को, स्वरों की माध्यम से। लेकिन स्वर को स्वतंत्र उच्चारित है, मतलब इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब स्वर पढ़ेंगे, ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, मतलब उत्पन्न हुए। तो 2 प्रकार कौन से, एक मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर कौन से हैं, अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर 4 है। री का प्रयोग ध्यान रखना तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो री का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में होता है। और अ, ई, उ और ये 4 मूल स्वर है। फिर संधि स्वर, संधि का मतलब होता है मेल। तो इस संधि स्वर में ध्यान रखना, संधि स्वर में जो ये संधि से बना है, तो संधि में ये 2 अक्षर मिलके बनते हैं। संधि का मतलब अक्षरों का मेल होता है। तो संधि स्वर में कौन सा, मूल स्वर के योग से बने, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। संधि स्वर किससे बनते, मूल स्वरों के योग से बनते हैं। तो संधि स्वर भी 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मुख्य मूल स्वर तो अ, ई, उ 3 ही है, बाकी इनका योग करके ये जो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बने। अब संधि पढ़ेंगे तब ध्यान रखना, ये संधि पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग। तो स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है वो ये आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखोगे तो संधि भी समझ में ज्यादा आएगी। तो इसमें अ प्लस ई ए है, ये गुण संधि है, जैसे ये दीर्घ संधि है, यहाँ पर ये वर्ती संधि हो जाएगी। अब यह ध्यान रखना है। और दीर्घ स्वर में कौन से अक्षर आते हैं, अ प्लस अ,
ये मूल स्वर ही जुड़ा है। अ के साथ में अ जुड़ा तो क्या हो गया आ, और ई के साथ में ई जुड़ा तो क्या हो गया ई, और ऊ के साथ में ऊ जुड़ा तो क्या हो गया ऊ। अब संयुक्त स्वर में कौन सा, दीर्घ स्वर में तो सेम अक्षर जुड़े, अ के साथ में ए जुड़ा, लेकिन संयुक्त स्वर में अ के साथ में ई जुड़ा तो क्या हो गया ए, और अ के साथ में ऊ जुड़ा तो क्या हो गया ओ, और आ के साथ में ए जुड़ा तो क्या हो गया आई, और आ के साथ में ओ जुड़ा तो क्या हो गया औ। ये ध्यान रखना संधि स्वर है। संधि स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो गए। अब है उच्चारण के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण मतलब उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के अनुसार 3 स्वर कौन से, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो देखो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, 3 प्रकार बांटा है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल अर्थात कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल मतलब कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ ई उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। मात्रा काल एक मतलब एक मात्रा का समय लेगा, तो ये 4 है ह्रस्व स्वर अ ई उ और री, इसको कम समय लगता है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, मतलब 2 मात्रा काल का समय लगे, मतलब थोड़ा सा दुगुना थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ध्यान से देखे तब पता चलता है। तो 2 मात्रा काल का समय लगता है वो कौन सा कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, इसका मात्रा काल है 2, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 ही है अ ई उ और री। अब ये ध्यान रखना ह्रस्व स्वर संधि पढ़ेंगे तब संधि में काम आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर प्लुत स्वर कौन सा था, मुख्य रूप से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 ही होते हैं, लेकिन प्लुत स्वर भी होता है। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगे, वो कहलाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम। और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे दूर से किसी को बुलाने के लिए प्लुत स्वर का काम लेते हैं। और यहाँ संस्कृत में ये शब्द ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो यहाँ पर प्लुत स्वर हो गया। और मुख्य ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यही है। अब ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा आपको। और स्वर हो गया, अगले वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे और स्वर के माध्यम से ध्यान रखना ये